नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में थ्योरी ऑफ मशीन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें मैं डिस्कशन किया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के बीच शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वेन ए बॉडी मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे आप सबने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। कह रहा है सिंपल एसएचएम मोशन में अगर मान लीजिए पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइमिक पीरियोडिक टाइम होता है। तो बोल रहा है कि टाइम एंड पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा वन बाई टी और टाइम पीरियड टी, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वन हो जाएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इन वाइब्रेटिंग सिस्टम एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट 40 न्यूटन मीटर पर सेकंड है एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट है 420 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पूछ रहा है। पहले आपको पता होगा कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की क्या मतलब होता है कि ये जब हम जानते हैं फोर्स डैम्प्ड कंडीशन में तो इस टाइप से घटते जाता है, ठीक है। तो पूछता है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा एक्स नॉट और ए एक्स वन, और जो कंजिक्यूटिव दो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है उसका लॉगरिथम होता है वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाता है। डेल्टा जो होता है एल एन डिवाइडेड एक्स नॉट बाई एक्स वन, या इसी को आप लिख सकते हैं जनरलाइज टर्म में, नंबर ऑफ एन है एल एन एक्स एन बाई एक्स एन प्लस वन, ये होता है आपको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब इसी में जब आप इसको कैलकुलेशन करके, आपको पता होगा कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो निकालते हैं एप्सिलॉन ओमेगा एन टी डी, या फिर कह सकते हो कि 2 पाई एप्सिलॉन रूट अंडर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, इतना वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए वाला मैं बता दिया कि जो डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू रूट अंडर 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है डैम्पिंग फैक्टर। ये एप्सिलॉन क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर। देखिए क्यों डैम्पिंग फैक्टर हम निकाल रहे हैं, रीजन ये है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, आपको सी दिया हुआ है 40 और क्रिटिकल दिया हुआ है, सीसी दिया हुआ है 420। तो आपको अगर इसको निकालना चाहते हैं तो आपको एप्सिलॉन क्या होता है, एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट डिवाइडेड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट डिवाइडेड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। एप्सिलॉन जो हो जाएगा सी डिवाइडेड सी सी, सी कितना है 40 डिवाइडेड 420, 10 से 10, दो दूनी 4, कैसे दूनी 42, 2/21। अब इसको जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 21 दहाँ दशमलव हो जाएगा, एक जीरो बिठाए, फिर भी भाग नहीं लग रहा, फिर जीरो बिठाएंगे, फिर जो है अब बताएं तो कितना 21 नमा 189, अप्रॉक्स आपको आ जाएगा 0.095, आपको इसका आ जाएगा डैम्पिंग फैक्टर। जब डैम्पिंग फैक्टर आपको पता चल गया तो मैंने क्या बताया कि आपको डेल्टा ही तो पूछ रहा है, लॉगरिथमिक डिफरेंस 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड रूट अंडर एप्सिलॉन होल स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू जो है बहुत कम है, 0-0.95 बहुत कम है। इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये वन में से घटाएंगे तो ऑलमोस्ट वन हो जाएगा। इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऑलमोस्ट वन हो जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट वन। तो बाकी क्या बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 3.14, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 0.095। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट कितना वैल्यू आ रहा है 3 दूनी 6, इसका 3 मान लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसको 95 में 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 और 9 छक्का 54 3 57, 1 2 3 1 2 3 0.57, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि 3.14 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 0.57 के नजदीक जो रहा होगा उससे ऊपर वाला थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 0.6, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.6। देखिए बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं ना कि ये भी कैलकुलेट करने रहेंगे, इसको 0.095 का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसको में से घटाएंगे, तो बेफालतू का आपको टाइम चला जाएगा। क्योंकि आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि वैल्यू बहुत ही कम है, एक से बहुत कम है। जब एक से बहुत कम है तो एक में अगर बहुत कम को घटाएंगे तो ऑलमोस्ट एक ही होगा, और उसका रूट जो निकलेगा ऑलमोस्ट एक ही रहेगा, तो ऊपर वाला आप गुना करके निकाल सकते हैं। ये सब दिमाग लगाना चाहिए एग्जाम में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 0.6 हो जाएगा।
ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है, ये चलते ही हम यहाँ पे डाल दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोअर शुड मूव विथ। देखिए आपने कैम एंड फॉलोअर पढ़ा होगा, कैम एंड फॉलोअर में आपने पढ़ा होगा कि तीन तरह का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक वाला पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा साइक्लोइडल मोशन पढ़ा होगा, साइक्लोइडल मोशन। ठीक है, देखिए पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा उसी पे हम डिस्कशन कर देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। ऐसा सबका थोड़ा सा हम ये दिखा देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा के बीच डायग्राम बनाते थे, थीटा के बीच में, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। तो पहले क्या होता था कि पहले बढ़ेगा, राइज करेगा, फिर ड्यूअल टाइम आएगा। ड्यूअल टाइम मतलब क्या, जहाँ पे जो कैम का जो पोजीशन होगा, फॉलोअर का पोजीशन होगा, वह स्थिर होगा, फिर नीचे रिटर्न करेगा, अब फिर क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हो जाएगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, एंगल के बीच में। अब अगर इसी को वेलोसिटी निकालेंगे तो देखिए इस कंडीशन में तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा ना जी। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या वेलोसिटी भी इस कंडीशन में बढ़ेगा, मतलब इस कंडीशन में तो वेलोसिटी बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा, ड्यूअल टाइम में जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसको वेलोसिटी डायग्राम। एक्सलेशन में करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलेरेशन तो है नहीं, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको जो डायग्राम जो होता है ना, वो इंटरमिटेंट होता है। कुछ देर के लिए इसको वेलोसिटी तो होता है, फिर ये जीरो, फिर वेलोसिटी होगा। इससे क्या होगा ना कि जब हम हाई स्पीड वाला इंजन में हम टाइम फॉलोअर का यूज करेंगे, तो आपको सपोज दैट कि अगर ये वेलोसिटी इंटरमिटेंट है और आपको एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब कि आप बहुत मतलब जर्क ज्यादा होगा, ज्यादा जर्क होगा मतलब क्या, तो कैम एंड फ्लोअर का फेलियर होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो ये चलते इनफॉर्म वेलोसिटी नहीं यूज करते हैं। और दूसरा क्या, दूसरा भी हम लोग हाई स्पीड इंजन में एसएचएम का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब उसका वेलोसिटी डायग्राम और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहां भी आपको जो एक्सेलेरेशन जो होता है वो जर्क उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर बात करें साइक्लोइडल में, तो साइक्लोइडल का इसका पढ़े होंगे, इस टाइप से मूव करता है, यही करता है ये, थीटा डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू थीटा के बीच में डायग्राम है। इस केस में आपको जब एक्सलेशन डायग्राम पढ़े होंगे तो इस टाइप से बढ़ता होगा, इस टाइप से। मतलब ये कि यूनिफॉर्मली जाता है, फिर डिक्रीज हो रहा है, स्मूथली फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है आप इस कंडीशन में कह सकते हो, इससे क्या क्या फायदा होगा। इससे फायदा हो जाएगा कि इसका जो हो जाएगा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियस है कि स्पीड हाई स्पीड इंजन है तो उसमें जर्क कम होना चाहिए, जर्क बहुत कम होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसको ऑल टाइम, देखिए हर जगह पे एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, हर जगह पे एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑल टाइम होगा। और दूसरी बात क्या हो जाएगा कि इसको इनिशियल स्टार्टिंग में, अब जब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब इसको आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, एंड में भी एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब क्या स्टार्ट और एंड में इसको एक्सेलरेशन की जरूरत है नहीं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइक्लोइडल मोशन। अगर ये बच्चे को समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें और बच्चों को शेयर करें जरूर। मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर मेरा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन चलिए, लेकिन ये है कि आपको याद, अगर कोई बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्या करना, याद करना हाई स्पीड इंजन के लिए साइक्लोइडल मोशन मैंने बताया कैसे, ओरिजिन में दे दिया हूँ। हाई स्पीड के लिए क्या करना है, साइक्लोइडल मोशन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है, कह रहा है कि कपलिंग रड, कपलिंग रड जो होता है उसमें कौन सा पेयर होता है। देखिए ये कपलिंग रड आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये है कपलिंग रड। आपको देखिए टर्निंग पेयर होता है, स्लाइडिंग पेयर होता है, रोलिंग पेयर होता है, स्क्रू पेयर होता है। सबके बारे में कुछ ना कुछ आपको हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सा आंसर आ जाएगा। देखिए टर्निंग पेयर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पेयर, दो दो फिक्स लिंक के बीच ये ऐसा मोशन कि जिस मोशन में एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेगा, मतलब रिवोल्व करेगा। क्या करेगा, रिवोल्व करेगा, तो टर्निंग पेयर करेगा। मतलब कह सकते हैं कि टर्न या रिवोल्व अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अब अगर देखिए कि ये इसको हम करने, ये जो कपलिंग रोड है इसको हम जब कथी करेंगे तो ये क्या है ना कि आपको इसके अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा।
ये आपको फिक्स्ड एक्सिस है, ये एक्सिस फिक्स्ड है। अब ये फिक्स्ड एक्सिस है, जब इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, कौन सा पेयर हो जाएगा? टर्निंग पेयर हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। कपलिंग रोड में क्या होता है? टर्निंग पेयर होता है। कपलिंग रोड में टर्निंग पेयर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्निंग पेयर। तो ये ऑल जो 4 पेयर जो होंगे वो टर्निंग पेयर होंगे। देखिए 1 2 3 और 4, चारों के चारों क्या हो जाएगा? टर्निंग पेयर हो जाएगा। चलिए इतना आई थिंक समझ में आएगा। बात करते हैं अगर हम स्लाइडिंग पेयर। क्या स्लाइडिंग का मतलब ही है कि अगर दो लिंक के बीच में मोशन जो होगा स्लाइडिंग होगा, एक दूसरे का स्लाइड करेगा। तो इसका एग्जांपल अगर स्लाइडिंग का देख रहे हैं तो आपने देखा होगा क्रॉस हेड और गाइड का, सिलेंडर पिस्टन का देख लेना। इसमें क्या होता है कि ये इसके बीच में स्लाइड करता है, तो स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा। अगर आप कहा देगा कोई भी रेक्टेंगुलर बार है, इसमें रेक्टेंगुलर बार को इस टाइप से रखे हैं, तो इसके बीच में जो मोशन जो होगा वो क्या होगा? स्लाइडिंग होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रॉस हेड एंड गाइड। दूसरा क्या हो जाएगा? रिटर्निंग रोड जो होगा, या रेक्टेंगुलर रोड जो होगा, रेक्टेंगुलर होल्स में आपका जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्लाइडिंग का एग्जाम्पल 2 मैंने बता दिया, कौन कौन? क्यों? क्योंकि इसमें अगर स्लाइडिंग मोशन होगा तो उसको लोग बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर। इसमें कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल। देखिए स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल होगा। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है क्या? ये विदाउट आपको स्लाइडिंग होता है ना, कि आपको रोल करेगा 1 ओवर, मतलब विदाउट स्लाइडिंग। आपको अगर आपने देखा होगा टायर जो होता है, टायर जब जमीन के ऊपर जब रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो इसमें स्लाइडिंग, मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं स्लाइडिंग नहीं हो रहा। अगर टायर का मतलब कि उसमें जो कट जो लगा होता है ना वो पूरा है, या ये नहीं होता है कि फिसलना नहीं होना, या फिर कह सकते हैं कि उसमें जो टायर में होता है ना कट लगा होता है, उसका पीस हम लोग का गैप होता है, अगर गैप पूरा का पूरा खत्म हो गया है, वो होता है ना कि वो बियर कर जाना, अगर बियर नहीं हुआ है तो आपको रोलिंग करेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि वो रोल करेगा। जैसे आप किसी बड़ा गोल क्या उसको बोलते हैं, कोई मटेरियल को आप फेंको जमीन के थ्रू, तो वो क्या करेगा? वो करेगा रोलिंग करेगा। ये हो गया रोलिंग। तो रोलिंग का आंसर क्या हो जाएगा? आपको रोलिंग का हो जाएगा टायर वाला। और दूसरा जो होता है कि बॉल एंड बियरिंग, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बॉल एंड बियरिंग जो होता है वो रोलिंग का, आपने देखा होगा कि बॉल एंड बियरिंग में ये हो गया, इसके अंदर में क्या होता है? ये बॉल लगे होते हैं, ये बॉल लगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो आपको फिक्स्ड होता है, और ये क्या होता है? ये रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट कर रहा है ना, तो रोल कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, क्या होता है? ये रोल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रोलिंग मोशन। स्क्रू का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्रू पेयर जो होता है जिसमें टर्निंग भी करेगा और स्लाइडिंग भी होगा। आपने लीड स्क्रू का देखा होगा, लीड स्क्रू लेथ का देखा होगा कि इसमें जो कट स्टेप से जो लगा होता है, इसमें नट लगाते हैं, तो इस इधर में मूव भी कर रहा है, और क्या हुआ? नट क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है, और इधर क्या हो गया? मूव भी कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रू पेयर। चलिए इतना आई थिंक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बाबू लाइक करते जाएं, लाइक ठोकते जाएं। आपको लाइक में कमी ना करें, लाइक में कमी नहीं करना, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ओमेगा वाई ओमेगा एन वेरी हाई। देखिए आपको फेज एंगल क्या होता है, आपको पहले समझना होगा कि फेज एंगल जो होता है, ये जो कुछ पॉइंट जो है ना आपको दिमाग में रखना होगा, कि जो फेज एंगल में अगर आपको डैम्पिंग वाला दिया हुआ है, मतलब फोर्स डैम्पिंग आपको वाइब्रेशन है, फोर्स डैम्पिंग वाइब्रेशन में आपको जो फाई जो होता है वो होता है क्या? tan इनवर्स 2 एप्सिलॉन आर डिवाइडेड 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है फाई, फेज एंगल। आप पूछ क्या रहा है कि अगर ओमेगा वाई ओमेगा एन बहुत ज्यादा है, ओमेगा वाई ओमेगा एन बहुत ज्यादा है, मतलब आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो पूछ रहा है क्या? द फेज एंगल ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फैक्टर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से यदि ये वाला वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब ये जब कहेंगे तो ये जो वैल्यू इसमें जो भागा देंगे तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी या बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगा। जब लार्ज वैल्यू आने में क्या हो जाएगा? इसका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फिगर से आप देख सकते हैं, फिगर में आप देखिएगा, देखिए ये सब चीज जो है ना आपको याद रखना है, ये नहीं कि मतलब कि हम वहां जाकर के ये सब पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। आपके पास 90 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम दिया नहीं है, तो इस सब क्वेश्चन को दिमाग में ही रखना होगा। अब यहाँ पे जैसे फिगर आपको याद रहेगा, देखिए ये आपको ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आप देखिएगा अलग अलग आपको डैम्पिंग फैक्टर के लिए ये बनाया है। ये डैम्पिंग फैक्टर 1 के लिए है, डैम्पिंग फैक्टर जैसे जैसे कम रहा है, डैम्पिंग फैक्टर जैसे जैसे कम रहा है, तो देखिए ये ऑलमोस्ट क्या है कि ये इस ऊपर की ओर 180 डिग्री की ओर अप्रोच करते जा रहा है।
समझ रहे? ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू के बहुत बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यही वाला जो लाइन होगा ऑलमोस्ट जाकर के इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, ये वाला लाइन से मिल जाएगा। ये आपको फेज एंगल है। इधर आपको फेज एंगल दिखा 60, 90, 120, 180। तो आप यहाँ से फिगर से आप देख सकते हैं कि जैसे 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 हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वेरी हाई पूछ रहा है। वेरी हाई का मतलब क्या, ये वाला आपको बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे जाकर के मिल जाएगा। जब मिल जाएगा मतलब 180 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि ओमेगा बाई ओमेगा एन जो वेरी लो, क्वेश्चन उठता है ओमेगा बाई ओमेगा एन, देखिए यहाँ पे आपको ओमेगा बाई ओमेगा एन वेरी हाई दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि 180 डिग्री होगा। अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन अगर ये लो दिया हुआ है, ये जो रेशियो लो दिया हुआ है, तो अब देखिए लो का मतलब क्या, 0 1 के बीच में देखिए, जीरो में जैसे जैसे ही कम आएगा तो कहाँ तक मिनिमम कितना आ सकता है, तो 0 डिग्री आ सकता है। मिनिमम कितना आ सकता है, 0 डिग्री आ सकता है। तो अगर ये ओमेगा बाई ओमेगा एन का रेशियो अगर लो होगा, वेरी लो होगा, वेरी लो दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा, मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर वेरी हाई दिया हुआ है तो इसका आंसर 180 डिग्री होगा। ये दिमाग में बना लो। चलिए फेज एंगल फॉर्मूला के थ्रू बताए, इमेज के थ्रू ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। कहा देगा ओमेगा ओमेगा बाई ओमेगा एन वेरी हाई, याद रखना यहीं से कि वेरी हाई 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, इतना ध्यान। वेरी हाई 180 डिग्री एंड वेरी लो तो 0 डिग्री। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मैंने बता दिया। अगला कार्य है सर्कुलर आर्क कैम विथ रोलर फ्लो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पोजीशन। देखिए इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे पता लगा पाएंगे कौन सी पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो सर्कुलर कैम में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, वही तो हुआ कि साइक्लोइडल मोशन टाइप का। उसमें आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन में ए मैक्स जो होता है, ए मैक्स के करीब याद रखना है। ए मैक्स क्या होता है, 2 × h ओमेगा डिवाइडेड बीटा होल स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं कि एच क्या हुआ, टोटल लिफ्ट, कितना फॉलोअर लिफ्ट हुआ, तो फॉलोअर टोटल लिफ्ट हो जाएगा, टोटल एंगल ऑफ बीटा दिया एंगल ऑफ लिफ्ट हो जाएगा, मिनिमम रेडियस भी काय के रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ओमेगा रेडियस पे डिपेंड करेगा एंड कैम ऑफ स्पीड ही पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये सब जो है ना, आपको ये कैम का दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल लिफ्ट, टोटल एंगल ऑफ लिफ्ट, मिनिमम रेडियस एंड कैम स्पीड। इसका आंसर ए हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको ये जो कंट्रोल वाला गवर्नर जो है ना, अनस्टेबल स्टेबल, तो आप देखिए इसका डायग्राम आप याद रखिएगा, इसका डायग्राम आपको याद रखना है। अगर आपको इस टाइप से है एफ सी बराबर ए आर प्लस बी, एफ सी बराबर ए आर प्लस बी, तो इसका जब लाइन बनाएंगे तो ऊपर कट करेगा, एक हो जाएगा इससे कट करेगा, तो ये हो जाएगा एफ सी इजकल टू ए आर, और एक नीचे कट कर रहा है एक्सिस का, एफ सी इजकल टू ए आर माइनस बी, ए आर माइनस बी। तो अगर आपको पॉजिटिव वाला बी रहेगा तो आप समझिएगा कि ई अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। अगर एफ सी इजकल टू ए आर प्लस बी है तो अनस्टेबल होगा, अगर एफ सी इजकल टू ए आर माइनस बी होगा तो ये जो आपका हो जाएगा अस्टेबल हो जाएगा, और अगर एफ सी इजकल टू ए आर होगा, बी कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो ये आइसोक्रोनस हो जाएगा, आइसोक्रोनस हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। देखिए अब इसको क्यों होता है, कैसे होता है, अगर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बेवजह लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत है, हर एक क्वेश्चन को आपको खाली एक बार देख के जाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना दें। अगर आपको कहा दे कि एफ सी इजकल टू प्लस में रहेगा, बी पॉजिटिव रहेगा तो अनस्टेबल, बी निगेटिव रहेगा तो आपको स्टेबल, अगर बी रहेगा ही नहीं तो आइसोक्रोनस। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनस्टेबल। चलिए 7 द फैक्टर ऑफ विच अफेक्ट द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए क्रिटिकल ऑफ स्पीड पहले आप जानिए क्या होता है। पहले आपको जानते हैं कि जो क्रिटिकल स्पीड जो निकालते हैं उसमें आपको बाई का वैल्यू होता है, जो रिफ्लेक्शन कितना आ सकता है। अगर कोई ये इस टाइप से शाफ्ट है, इसमें हम लोग रोटर लगाए हुए हैं और ये दोनों फिक्स है, ये जब रोटेट करेगा इसमें कितना रिफ्लेक्शन आएगा, बाई में, मतलब बाई मतलब क्या, नीचे कितना रोटेशन के थ्रू, रोटेशन के चलते नीचे कितना शाफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर देखिए अगर ऊपर से हम लोग कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बाई का जो वैल्यू होता है, आपने पढ़ा होगा किसमें, डैम्पिंग में मैग्निफिकेशन फैक्टर वगैरह वगैरह पढ़े होंगे, वाइब्रेशन में। दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सब चीज पढ़े होंगे।
तो क्रिटिकल स्पीड में आपको बात होगा, इसका मान लें कि इसेंट्रिसिटी जो होगा ई डिवाइडेड ओमेगा वाई, ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस वन। देखिए ये होता है डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही होगा। अगर ये ओमेगा रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस मतलब क्या होता है, ओमेगा एन बाई ओमेगा वन जो है वन हो जाएगा, ये जीरो मतलब बाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बाई इन्फिनिटी का मतलब समझ रहे हैं कि ये आपको ये रहेगा, ये आपको साफ्ट रहेगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, ब्रेक कर गया, वो टूट गया, वो पूरा का पूरा ब्रेक कर गया, फेलियर हो गया, ये साफ्ट क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इजकल टू ओमेगा। मेगा एन का मतलब क्या हुआ कि ये जो साफ्ट का अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, इसका अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, ऊपर से एक रोटर है जो रोटेट कर रहा है, ये रोटर तो रोटेट कर रहा है ना, तो इसका भी तो एक ओमेगा होगा। अगर यही ओमेगा इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गया, इस शाफ्ट के नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गया, तो ये बेचारा, ये वाला जो शाफ्ट जो है वो ब्रेक कर जाएगा, फेलियर कर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ। अब यही हम लोग निकालते हैं कि फेलियर पॉइंट एट रेजोनेंस। तो मेगा एन इजकल टू मेगा, मेगा एन क्या होता है आपको पता होगा, रूट के वाई एम होता है। या अगर आपको ये शाफ्ट है तो स्प्रिंग के लिए होता है, शाफ्ट के लिए क्या होता है, तो शाफ्ट के लिए आपने पढ़ा होगा रूट जी वाई डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डिफ्लेक्शन, यही डिफ्लेक्शन बाई डेल्टा। आपको अभी देखिए, अभी इस केस में क्या है कि दोनों साइड रोटेट कर रहा है, तो आपको ये एक तरह से कह सकते हैं कि रोटर का अपना वेट होगा, रोटर का अपना वेट होगा। आप इस साइड से दोनों साइड फिक्स के बाद इसका जो होता है क्या है, रोटर का वेट है। अब इसको आपको पता होगा कि डेल्टा जो होता है क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई होता है, डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई होता है। देखिए ये हम सब रिफ्लेक्शन हम नहीं बताएंगे आपको, ये सॉम में पढ़ना है, हम सिर्फ इतना ही बता देंगे कि आपको अगर दोनों साइड फिक्स है और ये डब्ल्यू वेट लग रहा है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा पॉइंट लोड में, डब्ल्यू एल क्यू 48 ई आई है। एल क्या हुआ, एल इसका लेंथ हुआ, ठीक है। आप इसे क्यों निकाल रहे हैं, देखिए जी जो है, सॉरी आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपको डेल्टा जो है, डिफ्लेक्शन जो है किसके पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको डेल्टा डब्ल्यू एल क्यू 48 ई आई, ठीक है। और अगर आपको ये डेल्टा जो आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है, रूट अंडर डेल्टा है ना जी। तो डेल्टा पे ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रहा है, और डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा शाफ्ट का, तो शाफ्ट में पहला क्या, इसका लेंथ एल पे डिपेंड करेगा, दूसरा इसका आई, यंगनेस मॉडुलस तो आपको फिक्स्ड है, डब्ल्यू तो आपको क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा, जो रोटर का वेट होगा वही होगा, डब्ल्यू फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया, एल पे डिपेंड करेगा, दूसरा आई पे डिपेंड करेगा। अगर ये सर्कुलर बार है, सर्कुलर, ज्यादातर हम लोग क्या होता है सर्कुलर हिसाब होता है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट तो देखे नहीं है, तो इसका आई चलती हो जाएगा पाई डी 4/64, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, डायमीटर पे, तो डायमीटर पे डिपेंड करेगा, और स्पैन ऑफ लेंथ पे डिपेंड करेगा, और ये वो मैंने बताया इसेंट्रिसिटी इसका कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा, ये इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डायमीटर ऑफ डिस्क, स्पैन ऑफ शाफ्ट, इसेंट्रिसिटी, इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। बहुत बार एग्जाम में क्या दिया रहता है, खाली ये दिया रहेगा डायमीटर ऑफ डिस्क एंड स्पैन ऑफ शाफ्ट, कैसे हुआ ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा कैसे हुआ, ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब चीज याद रखना है, यहाँ पे वहां पे जाकर कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको समझाने के लिए इतना हम चीज डायग्राम और ये वो बनाए हैं, आपको ये सब दिमाग में बना रहना चाहिए कैसे कैसे आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दोज। अब बोला पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन लोकोमोटिव प्रोड्यूस। देखिए आपको बैलेंसिंग जब पढ़ेंगे लोकोमोटिव पार्ट्स में, तो इसका आपको एक्सेलरेशन पहले आपको याद होगा, एक्सेलरेशन जो होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन होता है, यही होता है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखिए ये एक्सेलरेशन आपको वहां से जाएंगे जब पढ़ेंगे इसका, तो उसमें है। अब इसी को अगर फोर्स कितना लगेगा, तो एम इंटू ए होता है, एम से गुना कर देंगे तो इसमें दो चीज आएगा, एक हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एक होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, इतना समझ में आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। देखिए ये सब चीज आपको पढ़ा हुआ होगा, फिर भी हम थोड़ा मोड़ा आपको ज्ञान दे दे रहे हैं। ये क्या हो गया, प्राइमरी फोर्स हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम आर ओमेगा कॉस थीटा 2n, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स। आपको प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स से तो पूछ रहा है, बोला है कि पार्शियल बैलेंसिंग लोकोमोटिव का होना चाहिए। आपको इसमें तीन चीज होता है, या तो जैसे देखिए आप इसको डायग्राम से इसको जब बनाएंगे ना पिस्टन सिलेंडर में, तो देखिए या तो इस लाइन में इसको वेरी करेगा, एक या तो रोटेट करता है, रोटेट करेगा तो एक वर्टिकली हो गया, एक लाइन में हो गया।
अब इसके चलते जो कपल हो गया, तो तीनों के तीनों अगर हमको बैलेंस करना है तो या तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करना होगा, ठीक है, या तो इसको इनलाइन स्ट्रोक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इस साइड में है, इतना अपोजिट में बैलेंस फोर्स होना चाहिए, डेड वेट होना चाहिए। तो एक ये इनलाइन कंट्रोल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन, इसको ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, इसको ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं इनलाइन कंट्रोल को। अगर आपको वर्टिकल चीज को हम बैलेंस कर रहे हैं तो इसको हम हैमर ब्लो बोलते हैं, हैमर ब्लो बोलते हैं। और अगर स्विंग कपल मतलब क्या होगा कि ये आपको अपर और नीचे जो आपको टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग स्विंग कपल बोलते हैं। ये तीनों चीज को आपको बैलेंस करना होगा। अगर आपको इसका बैलेंसिंग जानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तीनों, डी ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हमको प्राइम पार्शियल बैलेंसिंग करना है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को तो तीनों को करना पड़ेगा। चलिए इसको हटा देते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं, लाइक करते जाएं। इसी टाइप से आप वीडियो, आज थोड़ा टाइम, आज छुट्टी थोड़ा कम था मेरा, इस चलते थोड़ा देर से वीडियो ला रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसको हम जब देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पेयर इज नोन हायर पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन। देखिए हायर पेयर का मतलब क्या होगा, आपको बोला था कि पॉइंट कांटेक्ट होता है। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है या लाइन कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए या लाइन कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट होना चाहिए। अब इसमें देखिए कह रहा है कि आप इसको देखिएगा, इसमें क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। जब टायर जब रोल करता है सड़क पे या रोड पे तो पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो हायर पेयर हो गया। तो हायर पेयर में आपको पॉइंट कांटेक्ट होता है और लाइन कांटेक्ट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि मोशन क्या होना चाहिए। देखिए इसमें मोशन जो होना चाहिए, ये टर्न करेगा, रिवॉल्व भी करेगा और कभी कभी स्लाइड भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्लाइड नहीं करेगा, वो स्लाइड नहीं करेगा तो रोलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा। आपको इसमें जो हायर पेयर में जो ज्यादातर होता है, ये इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पार्टली स्लाइडिंग पार्टली टर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा विथ व्हाट क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, आपको पता होगा कि इन्वर्जन कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक और एक लिंक को फिक्स करते जाते हैं और उससे आपको इन्वर्जन प्राप्त होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि विथ क्विक रिटर्न मोशन में जो कपलर जो लिंक होता है उसको हम लोग फिक्स रखते हैं, कपलर लिंक को हम लोग फिक्स रखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए हम मैंने बोला था प्राइमरी फोर्स क्या बताया था, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अभी मैक्सिमम कब होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना, जीरो पे एक मैक्सिमम होता है, जीरो पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और पाई पे होगा, ठीक है, तो इसका पाई पे कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं इसका 0 और 180 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 0 और 180 डिग्री। चलिए इतना तक समझ में आया होगा, इतना तक समझ में आया होगा। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझाने में थोड़ा वीडियो चला जाता है ज्यादा लंबाई, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन को आप देख के ही मारते चले जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन द ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी इक्वल टू यूनिटी फॉर ऑल ओमेगा वाई ओमेगा एन। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। ये देखिए इसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन के साथ साथ वाइब्रेशन का भी क्वेश्चन है। आपको ट्रांसमिसिबिलिटी पता होगा, इसको हम ये इस टाइप से डिनोट करते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है वो होता है रूट अंडर 1/2 एप्सिलॉन ओमेगा वाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आर रख सकते हैं, ओमेगा वाई ओमेगा एन की जगह पे आर, थोड़ा इजी के लिए। ये होता है एप्सिलॉन, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, जब इसको आप देखेंगे मैक्सिमम में, जब इसको इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे तो आपको दो चीज आता है। एक होता है क्या, अगर आपको ओमेगा वाई ओमेगा एन जो होगा इक्वल 1 हो रहा है तो आपको एप्सिलॉन जो हो जाएगा, ये जो आपको एप्सिलॉन जो नहीं, अगर आपको बोल रहा है कि जितना ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है समझिए। पहले ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई फाउंडेशन है, ठीक है, मान लिया जाए कोई स्ट्रक्चर ही है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर जिसपे हम लोग किसी रोटेटिंग पार्ट को रखे हुए हैं, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके वाइब्रेशन इसके नजदीक तक कितना जाता है, कितना ट्रांसमिट करता है, ठीक है, वही होता है ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी में आपको मैंने बताया किसके इसके डिपेंड करेगा, तो ओमेगा बाई ओमेगा एन पे डिपेंड करता है। अगर वही बोला जाएगा तो इसमें आपको याद कर लेना है, जब हम उतना कैलकुलेशन करके डिवाइड करके उसको मैक्सिमाइज करके हम उतना नहीं बताएंगे, आप इतना याद रखिएगा कि अगर ये यूनिटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी यूनिटी है, तो ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू जो होता है वो रूट
2 के बराबर होना चाहिए, वो √2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है, ओमेगा बाई ओमेगा एन ग्रेटर देन √2 है, ये ट्रांसमिसिबिलिटी लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये लेस देन √2 है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा इक्वल टू √2। ये √2 है, मतलब इस टाइप से। इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर का 2 लिंक ओ एंड बी कनेक्टेड बाई पिन ज्वाइंट, मान लिया कि एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, पिन ज्वाइंट से कनेक्ट है ओ पे, तो कह रहा है कि ओ ए टर्न्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ये टर्न कर रहा है ओमेगा 1 के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो भी टर्न्स एंगुलर वेलोसिटी क्लॉक, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है। तो आपको कह रहा है कि रबिंग वेलोसिटी, देखिए रबिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे से जो वेलोसिटी जो होगा वो रबिंग वेलोसिटी होगा। ये मेरा ओमेगा 1 होगा, ये ओमेगा 2 हो जाएगा। तो आपको पता होगा ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा। देखिए इसका अगर लिनियर वेलोसिटी इसका जो हो जाएगा v इंटू आर इंटू ओमेगा 1, इसका हो जाएगा आर इंटू ओमेगा 2। और आपको पता होगा रिलेटिव वेलोसिटी होता है v1 माइनस v2 होता है। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये करेंगे आर ओमेगा 1 माइनस आर ओमेगा 2, क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर ये कहता कि ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा माइनस की जगह पे खाली प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे √2 होना चाहिए, यहाँ पे √2 होना चाहिए। ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू √2 है, तो इसको बोल रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर वाला ही नीचे खाली कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर इस टाइप का वीडियो चाहिए तो भी आपको मैसेज करना होगा, क्योंकि टाइम भी कम है और आप लोग के चलते मैं कर तो रहा हूँ। अगला कह रहा क्या कि ए डिस्टर्बिंग मास m1 अटैच टू द रोटेटिंग शाफ्ट मे बी बैलेंस्ड बाय सिंगल मास m2 अटैच द सेम प्लेन रोटेशन m1। देखिए कुछ नहीं है, आपने बैलेंसिंग पढ़ा होगा। मान लिया जाए कि m1 है, इसका r1 डिस्टेंस है, एक और इसको हम बैलेंस कर रहे हैं m2 है, इसको r2 डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में l है। और पूछ क्या रहा है कि दोनों ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। आपको पता होगा कि इसमें जो कपल जो बनेंगे, इसमें देखिए ये रोटेट कर रहा है तो इसका मास क्या हो जाएगा m1 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। यहाँ पे इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा m2 इंटू r2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कपल बना रहा है, इंटू एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों एल जो होगा 0 होना चाहिए बैलेंस के लिए, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू 0। देखिए एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, इधर जाने के बाद ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या m1 r1 इक्वल टू m2 r2। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए रेलवे एक्सल बॉक्स जो होता है, जहां पे बियरिंग को यूज करता है, देखिए वहां पे क्या होता है हैवी लोड होता है। जहां पे हैवी लोड रोटेटिंग मोशन वाला जो बॉडी हो, वो हैवी लोड उस पर एक्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोग डबल रो स्फेरिकल रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला कह रहा है क्या कि व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर ऑफ सरफेस कांटेक्ट, ऑब्वियस है कि मैंने बोला कि पॉइंट कांटेक्ट, ये एग्जाम में पूछा हुआ था 2020 में, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट हो तो हायर पेयर, सरफेस कांटेक्ट हो तो आपको लोअर पेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये डिफिनेशन है, ये सब क्या है डिफिनेशन है। डिफिनेशन आपको तो पता ही होगा कि अगर पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट है, अगर पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट है उसको हायर पेयर बोलते हैं। अगर आपको सरफेस कांटेक्ट है तो इसको हम लोग लोअर पेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला करेगा सेंटर डिस्टेंस में टू मेशिंग रिवोल्यूट किया। देखिए आपको याद ही रखना है, आपने इसको कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा सेंटर डिस्टेंस पता करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2। अब इसी को जब करते हो तो m1 r1 प्लस m2 r2 होता है। लेकिन अगर आपको इनवोल्यूट गियर्स है तो ये आपको cos फाइव से डिवाइड हो जाएगा, r1 प्लस r2 डिवाइडेड cos फाइव। आप इसको देखो, इसको जाकर देखोगे, ये सब थ्योरी है, थ्योरी में जाकर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो उसमें डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ सर्कल बेस सर्कल रेडियाई डिवाइडेड बाई cos फाइव। आपको पता होगा अंडर डैम्प्ड वेवरेटिक सिस्टम एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिस्पेक्ट टाइम रिस्पेक्ट से क्या होता है घटते जाता है, घटते जाता है। आपने देखा होगा इस टाइप से घटते जाएगा, मतलब किसने एक्सपोनेंशियल घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद द टाइम। चलिए ये हो गया दिस क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का भी क्वेश्चन बाद के जो कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम है नहीं। अगर आगे देखेंगे तो और ज़्यादा लंबा घोच हो जाएगा। इस आपके लिए वीडियो तो अच्छी बनाए हुए हैं, क्वेश्चन बनाए हुए हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोग के पास भी टाइम खुद से भी पढ़ते रहें
आप लोग खुद से भी पढ़ते रहें। इस टाइप का वीडियो लास्ट में रिवीजन के लिए बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। आप लोग वीडियो को जरूर देखें। इसी और जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप पे ही डिपेंडेंट है, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, तो उम्मीद तो आपसे रखता हूँ। कर भला तो हो भला कहानी है। चलिए इसी वक्तव्य के साथ फिर से हम अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ। आप लोग को फिर से तहे दिल से इस सेशन को सुनने के लिए तहे दिल धन्यवाद।